हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन की सीरीज जो है हमारी जो प्रैक्टिस सेशन है उसे लेके आई हूँ, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं, अपलोड कर रखा है मैंने। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे भी देख लीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज के हाँ, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जहाँ तक मेरे चैनल का सवाल है ज्ञान संकल्प, तो ज्ञान संकल्प चैनल पे मैं आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेके आती हूँ। अभी हिस्ट्री की क्लासेस पहले तो मैं लेके आती थी, बीच में मैंने नहीं लिया। अब कल से मैं फिर से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अब कल से क्या, मैं आज ही इवनिंग में, मॉर्निंग में मैं सोचूंगी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस डालो, इवनिंग में आपके लिए हिस्ट्री की भी। क्योंकि अगर आप यूपी के हो तो टीजीटी पीजीटी का डेट अनाउंस हो चुका है। लगभग मोस्ट प्रोबेबली है कि आपकी दिसंबर 3rd वीक से मिड जैन तक हो सकता है, कंफर्म नहीं है, बट लेटर इशू हुआ है सेंटर के रिगार्डिंग। तो हम तो यही चाहेंगे कि हो जाए एग्ज़ाम। तो आप अगर उसमें फॉर्म फिल किए हो तो उसकी तैयारी भी मैं करूँ। अदरवाइज अदर स्टेट के भी अगर आप हो, अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो तो आपको हेल्प करेगा। तो चलो आजकल क्लास स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला कथन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो ये देख लो क्या सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, नहीं या हाँ। ठीक है, तो सबसे पहला है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, क्या है, नहीं दिया जा सकता। सामाजिक हित के विरुद्ध अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध कैसे नहीं है। अधिकार का स्वरूप सामाजिक विरोधी होता नहीं, अधिकार स्वार्थी दावे है। तो देखो ये सब तो ऐसे एलिमिनेट हो जा रहा है, तो कौन सा सत्य है, तो सत्य यही है ना। मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जाता। सामाजिक अगर हित के विरुद्ध क्यों दिया जाएगा, तो ये कौन सा सत्य है, तो यही है ना। देखो सामाजिक हित के विरुद्ध नहीं दिया जाएगा ना, नहीं दिया तो सही बात है। अगला है, आधुनिक उदारवाद किस पहलुओं में विश्वास नहीं रखता। आधुनिक उदारवाद किस पहलुओं में विश्वास नहीं रखता। देखो सामाजिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद, पालने से कब्र तक, न्यूनतम राज्य। तो न्यूनतम राज्य का अवधारणा कौन रखता है, ये है आपका नकारात्मक उदारवाद, या आप बोल दो पुराने मतलब परंपरागत उदारवाद, ये रखते थे न्यूनतम राज्य, अहस्तक्षेपी राज्य। ठीक है, तो आधुनिक उदारवाद बोलो, इसका बहुत नाम, आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम 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 एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं। यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह किसका विचार है, यह फ्रांसिस फुकुयामा का विचार है। क्या है, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, हम एक प्रकार से इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। तो फ्रांसिस फुकुयामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक उदारवाद को सीवी मैकफर्सन किस प्रकार अभिलक्षित करते हैं। प्रारंभिक उदारवाद बोलो या नकारात्मक उदारवाद बोलो, तो स्वत्व उदारवादी, स्वतत्व उदारवादी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है। यानी 3 सिद्धांत जो इसमें ऑप्शन में दिया उनसे संबंधित है, अब एक नहीं है। अलगाव का सिद्धांत है मार्क्स का, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है मार्क्स का, सर्वहारा का तानाशाही है मार्क्स का, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का उद्भव, ये है एंजल्स का। ठीक है, इनका नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, इसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। हॉब्स का क्या बोलते हैं, जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, इसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है। तो मैकियावेली लिखी है।
अगला, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करती है। तो ये है फ्रेंड्स फैनन है, क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी हिंसा न केवल भेदक होती है बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स फैनन का है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? देखो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, एकीकृत मानवतावाद है, लोकतांत्रिक शासन है, अणु के रूप में मनुष्य का विचार। ये कभी आपने दीनदयाल उपाध्याय के बारे में पढ़ा? तो ये पढ़ा नहीं, पढ़ा ना। तो ये अणु के रूप में मनुष्य का विचार, ऐसा कुछ नहीं था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानून में अपील करने या गला फाड़ने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, यह कथन किनका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगला है, काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, आप बिल्कुल इस पूरे क्वेश्चन को 2 से 3 देखना, इसमें आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और नहीं तो जो नहीं आ रहा उसको प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला है, नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। क्या पूछ रहा है इसमें, कौन सा सही नहीं है? भारत का एक नागरिकता एक साथ अन्य देश की नागरिक हो सकता नहीं, हो सकता, यही सही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर हम भारत की नागरिक है, सिर्फ भारत की, अगर हम किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो हमारे देश की जो नागरिकता है स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगला है, पेरियार ई रामास्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया था? तो जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो सकता है, वर्ण आश्रम बिल्कुल नहीं, उसके कटु लोग, भारत में हिंदी की प्रतिष्ठा में वृद्धि नहीं, वो तो अपनी रीजनल लैंग्वेज, वो साउथ के थे ना, तो उसकी थे, उस रीजनल लैंग्वेज के उसमें थे। मनुष्य की गरिमा, तो ठीक है, ये सही है, मनुष्य की गरिमा पे उन्होंने बात किया, ये सब नहीं है। कौन सा पक्ष, किसका पक्ष मतलब पेरियार स्वामी ने किसके पक्ष में तर्क दिया? तो मनुष्य की गरिमा के पक्ष में तर्क दिया था, ऑप्शन बी। देखो, बहुत सारे एमसीक्यू करने का क्या फायदा होगा ना, आपको एलिमिनेशन मैथड पता चल जाएगी कि क्या उससे रिलेटेड नहीं हो सकता है। बहुत सारे नकारात्मक वर्ड हों, मतलब ऑप्शन होंगे, एक सकारात्मक होगा, तो उस तरीके को आपको जितने ज़्यादा आप एमसीक्यू करोगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। मार्क्स कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानता है? तो ये मार्क्स वो मार्क्स नहीं है, एफएम मार्क्स है, ठीक है, ये कार्ल मार्क्स नहीं। फ्रेडरिक ने कार्ल मार्क्स नौकरशाही की चेतना माना नहीं, ये कार्ल मार्क्स की बात नहीं बोल रहा है, ये एक्सप्लेन भी गलत किया है, ये कार्ल मार्क्स नहीं है, एफएम मार्क्स है, ठीक है। आगे है, ये एफएम मार्क्स थे, तो इन्होंने अभिभावक नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही, ये नहीं होगा, ये जो इसमें नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक पार्टियों का कार्य नहीं है? तो राजनीतिक पार्टी का कार्य क्या नहीं है? तो न्यायपालिका का नियंत्रण, ऑप्शन डी। अगला है, ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? तो मूल्य आधारित अवधारणा नहीं पूछ रहा है, मूल्य आधारित अवधारणा, सांस्कृतिक आधारित अवधारणा, गतिशील अवधारणा, बिल्कुल तीनों गतिशील भी है, क्योंकि कोई भी संविधान अस्थायी तो नहीं रह सकती, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें चेंज होता है, इसलिए संशोधन की व्यवस्था की गई है, तो ये तो गतिशील अवधारणा है। सांस्कृतिक भी है, क्योंकि जिस देश का संविधान है उसके कल्चर को रिफ्लेक्ट करेगा। पार्टी आधारित क्यों होगा? पार्टी आधारित थोड़ी ना, जो पार्टी आएगा उसके हिसाब से तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बनेगा ना, तो यही नहीं होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपने 4 ऑप्शन देखे होंगे तो आसानी से लगा सकते हैं। अब क्या कहते, देखो, मूल्य आधारित होगा ही, वैल्यू होनी ही चाहिए, सांस्कृतिक आधारित, गतिशील होना चाहिए, संभाव्य होना चाहिए, साधे से संबंधित अवधारणा होना चाहिए, संविधान पर आधारित अवधारणा होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से किससे हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों के भेद है?
तो ये है आलमंड और कॉलमैन ने दिया था। ये स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फंक्शंस। अगला है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आईआर में ये सब क्वेश्चन आते हैं, किसका भारत सदस्य है, किसका सदस्य कब बना, कौन से संगठन कब बना, इस टाइप का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मेरा आईआर का भी सीरीज चल रहा है, उसमें मैंने अभी तक वो जितने भी उपागम है वो कंप्लीट करा रखा है। अब अगले क्लास से मैं जितने भी संस्थान हैं इंटरनेशनल उसको कराऊंगी। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ऑप्शन बी आंसर, इसके सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का भी है, वेसेनार का भी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम का भी है। नेक्स्ट है इसका सबका देखो, भारत कब सदस्य 2016 में बना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। रुको मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, फिर आप खुद ही पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंतरराष्ट्रीय निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है। केंद्रीय विषय नहीं है। राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होता है, ऑप्शन सी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है। सतत विकास का अभिलक्षण नहीं है। अनियंत्रित विकास, पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित, पर्यावरण हास्य के विकास, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की संतुष्टि करना। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांत ने अर्धपरिधीय की संकल्पना जोड़ा था। तो ये इमैनुअल वॉलस्टीन ने जोड़ा था अर्धपरिधीय की संकल्पना। 2014 में नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया था। तो ये सार्क के संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया था। भारत की प्रवासी नागरिकता ओआईसी योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है। तो नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार। अगला है 2020 में भारत ने यूएसए के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका। बेका जो इसको बोलते हैं ना, देखो बेका। भारत और चीन के बीच के मध्य कौन सी सीमा रेखा है। तो सबको पता है मैकमोहन रेखा है। अगला है देखो रेड क्लिप किसके है, ये है आपका भारत और पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और ये पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, यहाँ देखो भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड, ये सारा ये है भारत अफगानिस्तान, ये हो गया भारत पाकिस्तान, ये हो गया भारत श्रीलंका, ये हो जाएगा भारत चाइना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। तो 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर फिर चुनाव होकर दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। चुनाव आयोग भारत के संविधान 324 द्वारा प्राप्त चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति कब से लागू हुआ था। तो ये 26 नवंबर, देखो जब स्टार्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था ना 26 नवंबर को जब बन गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो जो चुनाव आयोग था वो 26 नवंबर 1949 को ही वो आर्टिकल लागू हो गया, क्योंकि 26 जनवरी को जो लाहौर में स्वतंत्रता 1929 में हुआ था ना, तो इसीलिए उस दिवस को ऐतिहासिक बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था। तो इसलिए 26 नवंबर को तो हमारा पूरा संविधान बन गया था, बट वेट किया गया 26 जनवरी को, फिर पूर्ण रूप से हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल हैं 26 नवंबर को ही मतलब उसमें आ गए थे, मतलब उसको लागू कर दिया गया था। तो उसी में है ये भी, तो ध्यान रखना कहीं हम ये न लगा दो, इसलिए ये दोनों तो नहीं होगा, ये तो सबको पता, बस इस दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है।
अगला है, कौन से संविधान संशोधन के मध्य समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों का हमारे संविधान में समावेश किया गया है? ये मैं कितनी बार, बहुत बार करा चुकी हूँ। 42वें संवैधानिक संशोधन में ये कब हुआ था? 1976, ये भी याद रखना। और ये कौन कौन सा याद? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्य स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय शासन से संबंधित नहीं है तो सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण, ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सामाजिक सक्रिय समूह सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है? सोशल एक्शन ग्रुप का अभिलक्षण नहीं है, क्या नहीं है? वे गैर स्वायत्तशासी समूह हैं जो सरकार के समर्थन पर आश्रित हैं। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान को भारत का सूक्ष्म चित्र कहा था? तो ये बोले थे आपका ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ये सब क्वेश्चन कई बार इन लोग से रिलेटेड आता है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 31, निम्नलिखित में से कौन भारत में अभी के चुनाव राजनीति का अभिलक्षण नहीं है? बहुदलीय व्यवस्था है, गठबंधन निर्माण है, कांग्रेस के प्रभुत्व वाली व्यवस्था का स्थिरीकरण, ये नहीं है ना। पहले जब स्टार्टिंग में कई सालों तक कांग्रेस का ही प्रभुत्व था, कांग्रेस से ही सत्ता में थी, बट अब वो नहीं है, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। अगला, आत्मनिर्भर भारत निम्नलिखित में से किस तिथि को आरंभ किया गया था? ये मतलब आगामी एग्जाम में जो आपका टीजीटी पीजीटी होने वाला, उसमें मैं तो ये जो बोलता है ना गेस करने वाला, तो ये क्वेश्चन हो सकता है जरूर आए, तो इसको डेट याद रखना, क्योंकि डेट में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो 12 मई 2020 को ये हुआ था। नेक्स्ट है, पोस्ट कॉर्ब किसका बताया हुआ है? तो ये तो लूथर गुलिक और उडबिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसमें पोस्ट कॉर्ब में क्या है? 7 चीजें दी गई हैं। देखो, पोस्ट पी फॉर प्लानिंग, एस ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर ये कर्मिक या स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। अगला है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992 किसने लिखी है? तो ये लिखी ऑसबॉर्न और ग्लेबलर। ऑसबॉर्न और ग्लेबलर। क्या है? री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन बोलते हैं? तो ये रिक्स को बोलते हैं, तुलनात्मक लोक प्रशासन का। ठीक है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का। अगला, मानव संबंध सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना चाहिए, ठीक बात है। आगे है, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्षणों से संपन्न मानवीय प्राणी है। अनौपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह नहीं करते। संगठन में व्यक्तिगत मूल्यों के बजाय सामाजिक मूल्य होते हैं। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 1989 में विश्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन या गवर्नेंस की संकल्पना की थी? तो यह है सब सहारन अफ्रीकन। और कब हुआ था? शासन शब्द का प्रथम बार आधिकारिक तौर पर प्रयोग 1989 में विश्व बैंक द्वारा किया गया था। शासन शब्द का प्रयोग करने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। विश्व बैंक ने इसे विकास के नए उपागम के रूप में विशेष रूप से विकासशील देशों जैसे सब सहारा अफ्रीकन आदि के संदर्भ में परिवर्तित करके फिर से प्रस्तुत किया। इसका अर्थ है राष्ट्रीय कार्यों को व्यवस्थित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है। तो ऐसा बोलते हैं वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, बजट एक दस्तावेज है जिसमें सार्वजनिक राजस्व और व्यय की प्रारंभिक स्वीकृति योजना होती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो रेनो स्ट्रॉम ने दी है। ठीक है। अगला है, शिकागो विचारधारा के अर्थशास्त्रियों में से सर्वाधिक प्रमुख कौन है? तो ये है मिल्टन फ्राइडमैन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है? यानी 3 होंगे, जैसे 2-2 का ऑप्शन दिया है। तो देखो, ऑप्शन में क्या है? ग्रीन है, हेराल्ड लॉसवेल है, जेरेमी बेंथम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
बी में कौन कौन से हैं? ये हो जाएंगे जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम, और लास्की और ग्रीन हो जाएंगे सकारात्मक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुदारवाद के मूल विश्वास है। तो मूल विश्वास किस में है? तो परंपरा में है और पद सोपानी सत्ता में है। ए और बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पहलुओं का बचाव जे एस मिल द्वारा किया गया? तो महिलाओं के अधिकार, बेंथम का समग्र उपयोगितावाद, विवाहित महिला संपत्ति विधेयक, प्रतिशतात्मक। तो इसका है ए और सी, महिलाओं का अधिकार और विवाहित महिलाओं की संपत्ति। ऑब्जेक्शन एंड भुवन उनकी काफी फेमस बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीगल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो, राज्य ईश्वर पर पृथ्वी का अग्रसर है। ठीक है, हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं। उनका मानना है कि महिलाओं को तार्किक क्षमता कम होती है। हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को अस्वीकार किया। हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं था। तो नहीं, उनका विश्वास युद्ध में था। ये आदर्शवादी होते हुए भी इनका युद्ध में विश्वास था। तो सी और डी नहीं होगा। क्या सही? सॉरी, क्या सही है? हाँ, उनका युद्ध में विश्वास था। नहीं, हीगल का विश्वास युद्ध में नहीं है। अच्छा, हाँ, तो नहीं है ना, तो डी है ना, था उनका विश्वास ना, तो ए बी तो होगा सही, सी और डी तो होगा। तो ये दोनों, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अग्रसर नहीं, अवतरण है। ठीक है, ये वाला वर्ड होगा। हीगल महिलाओं को कमतर मानते हैं और ठीक है, तो क्या सही है? तो सही हो जाएगा आपका टी, ए भी सही है। सॉरी, हाँ, ये नहीं होगा। युद्ध को नहीं मानते, नहीं, वो युद्ध को मानते थे। वो आदर्शवादी होते हुए भी युद्ध को मानते थे। और ये हीगल ने सिविल सोसाइटी की अवधारणा को स्वीकार किया। तो क्या सही पूछ रहा है ना, तो ये दोनों सही हो जाएगा, ए और बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अग्रसर है, अवतरण है, ये लाइन तो इनकी काफ़ी है और काफ़ी बार ये कोटेशन ही सीधे पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन राजा राम मोहन राय के बारे में सही है? वे उपनिषदों से प्रभावित थे। ठीक है, आगे है, वे युक्तिवादी थे और एक ईश्वर के समर्थक थे। वे नास्तिक थे। तो देखो, इसमें क्या करना था, इसमें आपको बस सी को एलिमिनेट करना था, वो नास्तिक तो थे नहीं, तो ही आपका आंसर आ जाता। ऑप्शन ए, बी और डी सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल गंगाधर तिलक के बारे में सही है? उन्होंने भाषाई आधार पर राज्य की कल्पना की। वे अस्थिर राष्ट्रवाद और यथार्थवादी दोनों थे। उन्होंने सामाजिक सुधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता को वरीयता दी। तिलक के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिकार को प्रत्यक्ष कार्रवाई और दबाव से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा सारा कुछ सही, ए बी सी डी सारा सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री अरविंदो राष्ट्रवाद को किस रूप में मानते थे? तो वो मानते थे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की पश्चात जन धारणा से भिन्न अवयवी के रूप में राष्ट्र, और तीसरा है भौगोलिक इकाई के रूप में राष्ट्र। धार्मिक लालसा और नैतिक दृष्टिकोण के रूप में ये नहीं मानते थे। तो सी को हमें नहीं, डी को हमें एलिमिनेट करना है। भौगोलिक इकाई वाला नहीं होगा, बाकी ए बी सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंदो के बारे में कुछ दिया गया, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्त क्या है? तो तुलनात्मक पद्धति के लिए पूर्व शर्त है, इकाइयों के चयन में एक कारक के रूप में तुलनात्मक आका, खोज के केंद्र के रूप में तुलनीय अवधारणा मसला, और सी है खोजों के केंद्र की परिभाषा। सिद्धांत का निर्माण नहीं है। तो ए बी और सी है। 49 क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू ड्यूस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है। तो क्या क्या संबंधित है? तो देखो, राजनीतिक व्यवस्था में सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान, और उन्होंने सिद्धांत की गतिशीलता के स्थान पर समस्थितिक का प्रयोग किया। ए बी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी कार्ल ड्यूइस का है ये। अगला है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव उपनिवेशवाद के उभरने के कारण थे? तो यूरोपीय शक्तियों की कमजोर स्थिति, फिर साम्राज्यवाद के विरुद्ध सचेतना में वृद्धि,
तो यही दोनों हो जाएगा। भारत की विदेश नीति, तो इसका क्या संबंध है, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन करा दूंगी। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें जो भी प्रिपरेशन करने वाले होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।